नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से हिंदी व्याकरण से संबंधित अपना जो पुराने प्रश्न पत्रों के माध्यम से अध्ययन है वो फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से हिंदी व्याकरण का अपना वीडियो है वो नहीं आया था, थोड़ी व्यस्तता के चलते। तो आज हम फिर से हिंदी व्याकरण की क्लास है वो करने जा रहे हैं PYQ के माध्यम से, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। चाहे वो RPSC ने पूछे हों या फिर चाहे वो RSSB बोर्ड ने पूछे हो, तो उन सभी पुराने प्रश्न पत्रों का हम अध्ययन लगातार करते रहेंगे। तो आज अपने हिंदी व्याकरण की PYQ की ये 19वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 18 क्लास है वो कर चुके हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, और आप क्लास को लगातार देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, पार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो आपको बताना है कि पार्थी जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है वो प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने परा, एक प्रय और एक प्रत और एक प्रय। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पार्थी शब्द में आपका प्रय उपसर्ग है, क्योंकि परा ये कोई उपसर्ग नहीं होता है और ये भी कोई उपसर्ग नहीं है और ये भी आपका कोई उपसर्ग नहीं है। तो ये जो प्रय है ये आपका एक उपसर्ग होता है, और एक जो परा होता है वो इस प्रकार से जो अपने लिखते हैं, ये वाला जो परा है ये आपका उपसर्ग होता है, और एक आपका ये परा, इसमें ये प्रय उपसर्ग होता है। तो इसमें आपका जो पार्थी में ये वाला उपसर्ग है प्रय, यानी इससे जो शब्द बनता है वो बनता है आपका परय धन अर्थी, परय धन अर्थी। तो इससे क्या बनता है, परार्थी बनता है। जिस प्रकार से यदि कुछ अन्य शब्दों की यदि अपनी बात करें, तो एक आपका जो प्रयोग शब्द है परय धन योग, इसमें भी आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसमें भी आपका परय उपसर्ग हो जाएगा। और एक आपका प्रस्थान जो शब्द होता है, प्रस्थान में भी आपका परय धन स्थान, इसमें भी आपका परय उपसर्ग हो जाएगा और प्रयोग में भी परय उपसर्ग हो जाएगा। और यदि अपनी बात करें परा उपसर्ग की, तो परा उपसर्ग में जो आपके जो शब्द बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि परा से जो शब्द बनते हैं वो आपके देखिए, एक आपका पराज्य है, तो इसमें देखिए आपका परा उपसर्ग लगा हुआ है। और एक आपका शब्द पराभव, पराभव में कौन सा उपसर्ग होता है, तो इसमें भी आपका परा उपसर्ग होता है। तो यदि परा पूछे तो ये वाला उपसर्ग सही होता है, और यदि परय पूछे तो ये वाला उपसर्ग है वो सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, और उससे पहले आपसे एक निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी अवश्य करें। खास करके जिनका हिंदी व्याकरण का पोर्शन जिनके एग्जाम में लगता है वो साथी इन क्लासों को अवश्य लगातार देखते रहें। जैसे कि यदि अपनी बात करें, एक LDC की बड़ी वैकेंसी आपके सामने है, LDC 2026, उसमें आपके हिंदी व्याकरण के 75 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एक आपका हाई कोर्ट 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, उसमें आपके हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में 2nd ग्रेड हिंदी और स्कूल व्याख्याता हिंदी के पहले प्रश्न पत्र में और हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज अपने साथियों को ये क्लासें शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक प्रत्यय से निर्मित शब्द है वो नहीं है। तो इक प्रत्यय से संबंधित जो कौन सा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो देखिए सात्विक, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, और नैमित्तिक इसमें भी आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है, और दैनिक इसमें भी आपका इक प्रत्यय है। तो मोहक में आपका है वो इक प्रत्यय नहीं है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें आपका मोहदन अक प्रत्यय है, इसमें मोहदन अक, इसमें अक प्रत्यय वो लगा हुआ है। बाकी सभी में आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है। सत्वदन इक सात्विक बनता है, निमित्त धन इक से नैमित्तिक बनता है, और दिन धन इक से दैनिक बनता है। इसमें इक प्रत्यय लगने के बाद में जो आपका पहला जो वर्ण होता है वो क्या होता है, इसमें वृद्धि हो जाती है। इसमें देखिए ये वृद्धि हो गई है, और इसमें वृद्धि हो गई है, और इसमें आपका दीर्घ हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची है वो नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है वो शब्द आपको सिलेक्ट करना है, और वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसमें शशधर है, एक आपका भूतेश है, इसमें वामदेव है और त्रिलोचन है। तो देखिए साथियों, इसमें जो शंकर यानी शिव है उसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो इसमें भूतेश है वो आपका शिव का पर्यायवाची है, और वामदेव भी आपका शिव का पर्यायवाची है, और त्रिलोचन भी आपका शिव का पर्यायवाची है। और त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और भूत धन ईश, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये शंकर का पर्यायवाची है वो हो जाएगा। इन दोनों ही शब्दों में बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो शस्त्र है साथियों, वो आपका शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो
ससदर किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। ससदर किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो शिव का भी पर्यायवाची होता है, लेकिन वो शशिधर होता है। वो क्या होता है? वो शशिधर होता है शिव का पर्यायवाची। तो शशधर है वो आपका चंद्रमा का हो जाएगा और शशिधर है वो आपका शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तामसिक शब्द का सही विलोम है वो क्या होगा? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया था फाइनल आंसर की में, जो ये पेपर अपने कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, वैसे तो तामसिक का सात्विक होता है, लेकिन यहाँ पर एक राजसिक शब्द भी दिया था, वो भी कहीं ना कहीं है वो सात्विक और राजसिक दोनों एक जैसे शब्द हैं। तो इसके चलते ये क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया था। तो इसमें यदि ये ऑप्शन इसमें नहीं होता तो इसमें आपका सात्विक आंसर है वो राइट आंसर हो जाता, लेकिन इन दोनों शब्दों के होने के चलते ये क्वेश्चन शायद डिलीट किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म है वो सही नहीं है वो आपको बताना है। यानी आपके सामने जो विलोम शब्द दिए गए हैं उनमें से आपके सामने यहाँ पर 3 युग्म है वो सही है और एक आपका जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, इष्ट का अनिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। और आशा का निराशा होता है, ये भी आपका सही है। और उर्वर का उसर होता है, ये भी आपका सही है। और आधुनिक का नवीन नहीं होता। ये दोनों ही क्या हो गए? एक तरह से आपस में पर्यायवाची हो गए, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, जबकि विलोम शब्द है वो नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो आधुनिक का यदि अपने विलोम शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्राचीन भी हो सकता है और पुरातन भी हो सकता है। तो ये आपके आधुनिक के विलोम शब्द है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त है वो नहीं होता। यानी पतंग से संबंधित यहाँ पर आपको 3 शब्द जो दिए गए हैं वो तो आपके सही होंगे और एक जो कि पतंग शब्द से रिलेटेड नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, सूर्य, पक्षी, कनकुआ और वादक। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वादक। वादक है वो पतंग से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है ये अनेकार्थक जो आपका टॉपिक होता है, अनेकार्थक शब्द, उस टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो पतंग है वो सूर्य को भी कहते हैं, यानी आसमान से संबंधित है। पक्षी भी आसमान से संबंधित है और उड़ता है, तो पतंग से संबंधित इसका अर्थ होता है। और एक आपका कनकुआ यानी ये भी एक पक्षी है, तो ये भी पतंग का अर्थ है वो देता है। तो यहाँ पर वादक है वो किसको कहते हैं? जो कोई ना कोई जो वाद्य यंत्र होता है उसको बजाने वाले को वादक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो साथियों मैं आपसे यहाँ पर एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि कोई परिचित साथी यहाँ पर जो वीडियो देख रहा है तो कमेंट के माध्यम से क्लास के बारे में फीडबैक है वो अवश्य दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखिए, इसमें कौन सा है वो उचित विकल्प है? यादाश्त, शुद्धि और शुद्धि। यानी शुद्धि आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो स्मरण शब्द है एक तो ये और एक विद्वान, ये क्रम से जिन शब्दों का अनुस्वर या जिन शब्दों का अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। यानी पहले शब्द का अर्थ होना चाहिए स्मरण और दूसरे शब्द का अर्थ होना चाहिए विद्वान। वही आपका राइट आंसर है वो होगा। एक होता है शुद्धि और एक शुद्धि, एक विद्युत और एक विद्वत। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ये जो शुद्धि है इसका अर्थ होता है स्मरण या फिर यादाश्त, और ये जो शुद्धि है इसका अर्थ होता है विद्वान। तो इस विकल्प में स्मरण और विद्वान के अर्थ है अपने को सही मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको बताना है, एक तो है निशाकर और एक है निशाचर। शब्द युगम का सही अर्थ है, यानी उस प्रकार का ही ये क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन अपने किया है। तो निशाकर किसको कहते हैं? निशा को करने वाले को, यानी चंद्रमा। और निशाचर यानी रात्रि में विचरण करने वाले, तो वो कौन होते हैं? राक्षस होते हैं। तो निशाकर आपका हो जाएगा चंद्रमा और निशाचर हो जाएगा राक्षस। तो यहाँ पर ए विकल्प है वो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन है वो फाइनल आंसर की में बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया, तो इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, तो इसका हम यहाँ पर आंसर करेंगे भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? तो देखिए, सारांश या फिर ये सारांश या ये सारांश या फिर ये सारांश। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है सारांश वाला?
तो ये जो डी ऑप्शन में है ये सारांश है वो आपका शुद्ध होता है। सारांश, सार धन अंश, सार धन अंश। तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? इसमें सार में आपको थोड़ा सही लिख देता हूँ। सारांश में सार धन अंश, सार धन अंश। तो इसमें आपकी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी दीर्घ संधि, क्योंकि इधर ए है और इधर ए है, तो दोनों मिलकर के आ बनाते हैं, जिससे ये सारांश शब्द है वो बनता है। कई बार क्या होता है कि आपको यदि शुद्ध शब्द नहीं भी पता हो तो आप उसको संधि उपसर्ग प्रत्यय इस प्रकार से अलग करके यदि आप जोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको शुद्ध शब्द है वो प्राप्त हो जाता है। तो सार धन अंश से क्या बनता है? सारांश ये वाला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। वाक्य में अशुद्धि का कारण यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है कि मेरी आंख में आंसू आ गया, तो आंसू आ गया, तो आंसू क्या है? आंसू एक बहुवचन शब्द होता है, तो यहाँ पर आ गया नहीं होगा, आ गए आएंगे, आ गए, ये आपका शुद्ध होगा। तो इसमें क्या हो गया आपका? यहाँ पर आपकी वचन संबंधी अशुद्धि हो गई। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। जैसे एक आंसू है, एक बाल है, एक हस्ताक्षर है, ये सभी शब्द क्या है आपके हमेशा बहुवचन में है वो माने जाते हैं। आंसू है, एक आपके बाल है, और एक हस्ताक्षर जो शब्द होता है ये भी आपका हमेशा बहुवचन में गिना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, और उससे पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक है वो भी देते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। वाक्य है वो किस वाच्य से संबंधित है? तो वाच्य टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य आपका वो हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर कर्तृवाच्य होता है वहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आती है, और कर्मवाच्य होता है वहाँ पर क्रिया है वो कर्म के अनुसार आती है। और जहाँ पर भाव से संबंधित यदि किसी वाक्य में अर्थ दिया हुआ होता है और जिसमें नकारात्मक अर्थ आपके सामने होता है तो वहाँ पर आपका भाववाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया, क्योंकि मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। जहाँ पर आपको क्या और किसी का अर्थ प्राप्त होता है वहाँ पर आपकी हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। तो मोहन ने क्या पढ़ाया? अविनाश को कुछ न कुछ है वो पढ़ाया है, यानी यहाँ पर आपको अर्थ है वो इसका जवाब है वो मिल सकता है कि पढ़ाया है तो कुछ न कुछ है वो पढ़ाया है, और किसे पढ़ाया है? तो अविनाश को पढ़ाया है। तो दोनों शब्दों के आपको आंसर है वो मिल रहे हैं, तो इसके चलते यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया है वो हो जाएगी। और प्रेरणार्थक क्रिया आपकी कौन सी होती है? यानी किसी से या फिर किसी को प्रेरणा दे करके कोई कार्य करवाया जाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है वो होती है। और अकर्मक क्रिया जहाँ पर है वो कौन सा? कर्म यदि कोई उपस्थित नहीं होता हो, यानी क्या और किसी का जवाब यदि नहीं मिले तो वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञ और अविज्ञ उचित शब्द युग्म आपको यहाँ पर छांटना है। तो देखिए, अविज्ञ का अर्थ होता है आपका जानकार, और अविज्ञ होता है आपका मूर्ख, यानी जो जानकार नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन। अभिज्ञ का अर्थ आपका हो जाएगा जानकार और अविज्ञ का आपका अर्थ हो जाएगा मूर्ख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को आपको छांटना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? संज्ञा शब्द इतिहास और एक उपेक्षा, ये जो आपके दो शब्द हैं। मूल संज्ञा शब्दों के लिए विशेषण विकल्प आपको छांटना है, यानी इन शब्दों से जो विशेषण शब्द वाला जो युग्म है उसको आपको छांटना है, वही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो इतिहास के यदि अपने एक प्रत्यय लगाएं तो विशेषण के रूप में ऐतिहासिक है वो बनता है, और उपेक्षा के यदि अपने इत प्रत्यय लगाएं तो ये क्या बन जाएगा? उपेक्षित। तो यहाँ पर ऐतिहासिक और उपेक्षित यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। ये क्या है? मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प आपको छांटना है। कौन सा? अशुद्ध शब्द समूह का। तो देखते हैं इसमें कौन से विकल्प में अशुद्ध शब्द है वो दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर राजमार्ग ये आपका सही है, ऋणी ये भी आपका सही है, और होशियार ये भी आपका सही है, श्रीमती भी सही है, और हंसीनी भी सही है, और मूर्ति भी सही है। तो इसमें देखिए
षड्यंत्र ये आपका गलत है और ज्योत्सना भी आपका गलत है। श्राप यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर षड्यंत्र अशुद्ध है, तो षड्यंत्र आपका शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाएगा तो वो भी देख लीजिए। इसमें आपका षड्यंत्र शब्द है वो शुद्ध होता है, षड्यंत्र। इसमें नहीं तो आपका हलंत आता है और नहीं यहाँ पर आपका ये जो पांचवां वर्ण है अड़े के रूप में ये आता है, तो षड्यंत्र आपका ये शुद्ध हो जाएगा। और ज्योत्सना में आपका तय और से दोनों ही हलंत के रूप में आते हैं। इस प्रकार से ज्योत्सना, इस प्रकार से जो ज्योत्सना है वो सही होता है आपका। जागृति यहाँ पर शुद्ध है, दिनांक भी शुद्ध है और प्रभु भी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तो देखिए इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी है वो फाइनल आंसर की में डिलीट हुआ है, तो इसका भी अपने कोई आंसर है वो नहीं करने वाले हैं। बाकी यदि अपने देखें तो वहाँ कौन कौन से लोग आए थे, वह उत्तीर्ण हो गया, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है और यह महिला बहुत विदुषी है। तो यदि अपने देखें तो ये क्वेश्चन है वो क्यों डिलीट हुआ, तो यहाँ पर एक तो ये आपका अशुद्ध था और एक ये आपका अशुद्ध था, क्योंकि यहाँ पर वह महिला बहुत विदुषी है, तो यहाँ पर बहुत लगाने की ज़रूरत है वो नहीं है। विदुषी अपने आप में पूर्णता को है वो दर्शाता है, और इसमें वहाँ कौन कौन से आ गया इसके चलते ये वाक्य है वो अशुद्ध हो गया। तो दो अशुद्ध वाक्य होने के चलते इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प आपको बताना है। तो देखिए, मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, तो ये कर्तृवाच्य है, बिल्कुल सही बात है। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, ये आपका भाववाच्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नकारात्मकता का भाव हो वहाँ पर भाववाच्य होता है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर जो विकल्प है आपके, मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, ये कर्मवाच्य, तो यह यहाँ पर कर्मवाच्य नहीं है, तो यही विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। मजदूर लकड़ी काट रहा है, ये आपका कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। तो देखते हैं, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, मोहन पत्र लिखता रहा है, मोहन पत्र लिखता रहा है, बिल्कुल सही है। मेघा भोजन कर रही है और चिड़िया दाना चुग रही है। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया यानी एक काम पूरा होने से संबंधित है, उसके बाद में कोई दूसरा जो क्रिया शुरू होती है, दूसरी क्रिया, तो वहाँ पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो देखिए इसमें अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, यानी खेलने का काम पहले पूरा होगा, उसके बाद है वो पढ़ने बैठेगी। तो यहाँ पर आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया वो हो जाएगी, अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, यानी एक क्रिया पूरी होगी, उसके बाद में पढ़ने की क्रिया वो शुरू होगी, तो उसी को अपने पूर्वकालिक क्रिया वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका एक शब्द हो जाएगा युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है, और युद्ध की इच्छा को क्या कहते हैं, तो उसको कैसे कहते हैं युयुत्सा। युयुत्सा ये तो होती है युद्ध की इच्छा, और इच्छा रखने वाला तो वो हो जाएगा आपका युयुत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है वो कौन सा विकल्प यहाँ पर दर्शा रहा है। तो देखिए, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है, तो ये बात गलत है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं, तो ये भी बात आपकी गलत है। और तीसरा है, इसमें लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है, यानी लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण अर्थ देती है, जिसको आप यदि व्याख्या के रूप में करें तो आप अच्छी खासी व्याख्या वो कर सकते हैं। और मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश मात्र होता है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सत्य है, तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास आपको किस प्रकार की लगी, आप क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो अवश्य दें। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो क्लास देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।